जंग का बिगुल बज चुका। वो जो चाहते थे कि रूस एक बहुत बड़ी जंग में 34 साल बाद फिर दाखिल हो, उनकी मंसूबाबंदी कामयाब हो चुकी है। जंग अजीम दोयम के बाद हमेशा जंगें वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक जैसे तरक्की पजीर और कमजोर मुल्कों की सरजमीन पर लड़ी जाती रही हैं। लेकिन इस दफा दोनों जानिब आलमी ताकतें खूनखार भेड़ियों की तरह गुर्राती हुई मैदान में उतरी हैं। यूरोप की वो सरजमीन जिसने कई सदियां जंग की हौलनाकियां देखी हैं, एक दफा फिर वही मैदान जंग बनने जा रही है। गुज़श्ता सदी में होने वाली जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोयम का ईंधन यूरोपी ममालिक ही बने थे। करोड़ों इंसानों के कत्लेआम और लाखों इमारतों के जमीन बोस होने के बाद 7 समुंदर पार बैठे अमरीका ने उन्हें मुआशी बहाली के नाम पर अपनी गुलामी में नेटो की जंजीरों से ऐसा जकड़ा कि आज उन मुल्कों में 75 सालों की सरमायाकारी से मुनाफा कमाने का वक्त आ गया है। यूरोप के ये ममालिक खूब जानते हैं कि इस जंग से मुनाफा कौन कमाएगा। वो असलहा साज फैक्ट्रियां और किराए के फौजी फराहम करने वाली कंपनियां, जिनका कारोबार 15 अगस्त 2021 से सर्द चला आ रहा है। क्योंकि अमरीका जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद जब अफगानिस्तान से निकला तो वो 5 असलहा साज कंपनियां, जिन्होंने एक अंदाजे के मुताबिक $1,500 अरब कमाए थे, नए महाज जंग के ख्वाब देखने लगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका ने $5,000 अरब खर्च किए थे, जिनमें से $3,000 अरब उन असलहा साज फैक्ट्रियों और किराए के फौजी फराहम करने वाली कंपनियों को मिले। ये इंसानों के खून से अपने कारोबार की सल्तनत को वुसअत देने वाली कंपनियां दरअसल एक मशहूर मुआशी तरक्की के नजरिए की बुनियाद पर काम करती हैं, जिसे मिलिट्री केनेजियनिज्म कहते हैं। यानी मशहूर मईशतदान केनेज की जदीद मुआशी थ्योरी का जंगों की मईशत पर कैसे इतलाक किया जाए। थ्योरी ये है कि जब कोई कारखाना, मिल या फैक्ट्री कमाती है तो उसके असरात अवाम तक भी पहुंचते हैं। इस अमल को ट्रिकल डाउन कहते हैं। यानी जब किसी सरमायादार का बहुत बड़ा बर्तन दौलत से भर जाता है तो फिर सरमाया उस बर्तन के किनारों से बहने लगता है, जिससे आम आदमी ही फैज़याब होता है। जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोयम में इन्हीं असलहा साज कंपनियों ने अरबों डॉलर कमाए थे और अब दोबारा इनकी राल टपक रही है। जमहूरियत का कमाल यह है कि जमहूरी नुमाइंदे यानी मेंबरान कांग्रेस या अरकान पार्लियामेंट इन्हीं कंपनियों के सरमाए से इलेक्शन जीतते हैं। फिर इन कंपनियों की इमा पर इनकी मुनाफाखोरी के लिए आवाम को ला हासिल जंग में उलझाते हैं। लोगों के टैक्स से पलने वाली अफवाज मैदान जंग में उतारी जाती है। जंग का बोझ भी आवाम बर्दाश्त करते हैं और उसकी अजियत भी, लेकिन कमाई सिर्फ और सिर्फ असलहा साज कंपनियों की होती है। मौजूदा तनाव में इन कंपनियों की मंसूबाबंदी मुलाहजा करें। जैसे ही 2014 में अमरीका ने अफगानिस्तान से निकलने का ऐलान किया तो रूस को इस कदर उकसाया गया कि उसने यूक्रेन में हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले बागी मलेशिया की हिमायत में अपनी फौजें उतार दी। यूक्रेन जब 1992 में रूस से अलहदा हुआ था तो वो एक एटमी कुव्वत था। उसका एटमी हथियारों का जखीरा दुनिया में तीसरे नंबर पर था। अमरीका ने इस मुल्क को एटमी हथियारों से पाक करने के लिए इसके साथ तवील मुज़ाकरात किए और रूस को भी एतमाद में लिया। लातादाद यकीन दहानियां करवाई, जिसके बाद यूक्रेन ने अपने हजारों एटमी हथियार रूस को वापस कर दिए, जिसके बदले में अमरीका और नेटो ने उसे यकीन दिलाया कि अगर कभी रूस ने उस पर हमला किया तो वो उसका दिफा करेंगे। यूं रूस के सर पर भी एक तलवार लटका दी कि यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा बन जाएगा या नेटो इस मुआहदे के तहत उसकी मदद करेगा। लेकिन जंग को एक आतिशफशा में तब्दील करने के लिए बहुत बड़ी मंसूबाबंदी की जरूरत होती है। इसीलिए जब रूस ने बागियों की मदद के लिए अपनी अफवाज वहां उतारी तो दुनिया बिल्कुल खामोश रही। ये वो पहला सबक है जो पाकिस्तान को अपने एटमी प्रोग्राम के हवाले से यूक्रेन से सीखना चाहिए कि मौजूदा कशमकश वाली दुनिया में किसी एटमी ताकत को उसके एटमी हथियार ही इस मुल्क की आजादी, खुद मुख्तारी और सलामती की जमानत होते हैं। उनसे दस्तबरदारी के बाद कोई आलमी ताकत कभी अपने वादे पूरे नहीं करती। यूक्रेन में रूस ने बागियों की हिमायत की और उसके बाद इस तनाज़े को हवा देने और अवामी जज्बात से खेलने के लिए CIA ने अपना मशहूर आम तरीक़ाकार अवामी महाज़ाराई अपनाया, जिसके नतीजे में यूक्रेन के अवाम रूस की इस फौजी मुदाखलत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रोजाना जुलूस निकलते और यूरोपी ममालिक और अमरीका के सफीरान जुलूसों और धरनों में बराह रास्त हिस्सा लेते। यूक्रेन पर उन दिनों रूस नवाज हुकूमत थी जो अवामी वोटों से मुंतखब होकर बरसरे इक्तदार आई थी। CIA के पेरोल पर मौजूद सियासी लीडरों ने इन जुलूसों और धरनों का रुख उस वक्त के रूस नवाज सदर विक्टर यानुकोविच के खिलाफ मोड़ दिया और अवाम के मुंह में यह भी नारा डाल दिया गया कि फौरन आइन में तरमीम करके यूरोपी यूनियन और नेटो के साथ मजबूत ताल्लुकात उस्तवार किए जाएं। दारुल हुकूमत में धरने शुरू हुए जो चंद दिन बाद खूनी फसादात में बदल गए। हुजूम ने लातादाद इमारतों पर कब्जा कर लिया और पूरा शहर उनका यगमाल बना दिया गया। यूक्रेन का सदर तो 2010 में एक शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के नतीजे में बरसरे इक्तदार आया था, मगर आलमी प्रेस इसे डिक्टेटर और बददियानत बता रहा था और इसके मुकाबले में ऑपोजिशन के हंगामों को एक जमहूरी जिद्दोजहद करार दे रहा था। CIA का सरमाया और मंसूबाबंदी उरूज पर थी,
جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے اراکین کو قائل کر لیا گیا تھا کہ اگر یہ روس نواز حکومت قائم رہی تو روس ایک دن ویسے ہی یوکرین پر قبضہ کر لے گا جیسے اس نے کرائمیا پر کیا تھا۔ فسادات خوفناک ہوئے اور سول وار کا خطرہ پیدا ہوا تو 22 فروری 2014 کو یوکرین کی پارلیمنٹ نے صدر کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس کر دیا اور وہ خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور روس کے ساتھ تازہ ضم ہونے والے علاقے کرائمیا میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہنگامہ کرنے والے بے دھڑک صدارتی محل اور دیگر عمارات میں داخل ہو گئے اور صدر کی پرتعیش رہائش گاہیں ایک منفی پروپیگنڈے کے تحت ٹی وی پر دکھائے جانے لگی۔ مغربی دنیا کے میڈیا نے اس کی کرپشن کی کہانیوں کو بڑھا چڑھا کر دکھایا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عمران خان نے نواز شریف کی حکومت کے خلاف دھرنے کا آغاز کیا تھا۔ خود عمران خان بھی تقریروں میں عوام کو یوکرین کے عوام کی طرح اٹھ کھڑے ہونے کے لیے کہتے تھے۔ امریکہ اور یورپ روس نواز صدر کی معزولی کے بعد یوکرین پر ایک دم مہربان ہو گیا۔ یوکرین کی عوام کا یورپ میں داخلے کے لیے ویزا ختم کر دیا گیا اور اسے نیٹو میں شامل کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے، یہاں تک کہ جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ جب یوکرین چاہے اسے نیٹو میں شامل کر لیا جائے گا۔ یوکرین جنگ کے شعلے بھڑکانے والوں ملٹری کاروباریوں کے لیے اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ 1 جون 2019 کو پینٹاگون نے بحر ہند اور بحر الکاہل کے بارے جو پالیسی جاری کی تھی اس میں یوکرین کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا، حالانکہ یوکرین کا اس خطے سے دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح یورپ کا کردار یوکرین، امریکہ اور روس کی جنگ میں اہم ہے، ویسے ہی ایشیا کا پاکستان بھی امریکہ اور چین کی جنگ میں اہم ہو سکتا ہے۔ کیوں جاری ہے۔